Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and as you know that we are dealing with work, energy, and power. And our today's topic is conservation of energy. तो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। इंशाल्लाह आज मैं आपको रिमाइंड करूंगा, उसको रिकैप्चुलेट करूंगा ताकि आपको याद आ जाए कि हमने नाइन्थ में क्या पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो बहुत सारी चीजें कंजर्व होती है, जिस तरह अभी आप इसके बाद मोमेंटम भी पढ़ोगे या शायद आपने पढ़ा, इसमें जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज आल्सो कंजर्व्ड। ठीक है, इसी तरह जो चार्ज इज आल्सो कंजर्व्ड। मास इज आल्सो कंजर्व्ड, बट हाउ इट इज, सॉरी, मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व नहीं है। तो कुछ चीजें कंजर्व होती है, कुछ चीजें कंजर्व नहीं होती। तो एनर्जी जो है, जो भी एनर्जी है वो कंजर्व है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताऊंगा। It states that the energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम एनर्जी को न पैदा कर सकते हैं, न इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न इसको तबाह कर सकते हैं, न इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी अल्लाह, और व्हाट वी कॉल इट नेचर। इट हैज ऑलरेडी बीन created by nature. ये नेचर में ऑलरेडी क्रिएट है एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म, जो मैंने आपको पढ़ाया, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ विंड। ठीक है, तो इसी तरह इन द फॉर्म ऑफ हीट, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये ऑलरेडी क्रिएट है, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन नॉट क्रिएट इट नाउ। जो जितनी क्रिएट होनी थी एनर्जी वो क्रिएट ऑलरेडी है, बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से, जिस तरह आपके घर में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, फिर आप इसको बल्ब लगाते हो तो वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, वही एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह आपके घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो आप फैन लगाते हो तो मैकेनिकल एनर्जी में वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वी कैन नॉट क्रिएट इट, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, खत्म भी नहीं कर सकते हम इसको। It means that the sum total of energies of all kinds in a system remains constant at times. ठीक है, जो सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल एक कोई सिस्टम है आपके पास, उसमें दो तीन किस्म की एनर्जीज है। अगर आपको लगता है कि एक किस्म की एनर्जी खत्म हो गई, वो दूसरी किस्म में चली गई होगी। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी होता है डैम में एट सर्टन हाइट, तो वहां पे क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब आप उससे वहां से पानी निकालते हो तो द वाटर फ्लोज नाउ, द वाटर इज नाउ इन मोशन, बिकॉज टिल नाउ इट वाज एट रेस्ट। पहले ये रेस्ट में था, सो इट वाज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। अब आपने वो पानी निकाल दिया, नाउ द वाटर इज फ्लोइंग, द वाटर इज इन मोशन। अब वो सारा जो वो पोटेंशियल एनर्जी थी वो खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा कि खत्म हो गया, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड नहीं होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फ्लोइंग वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अभी हम और भी इसके एग्जांपल आपको देंगे, जिससे आपको पता चलेगा जो सिस्टम में जो एनर्जीज थी वो कंजर्व होते हैं, खत्म नहीं होते। सो इट मीन्स दैट द सम टोटल ऑफ energy of all kinds in a system remains constant at times. For example, let's consider a body of mass m placed at a height h above the surface of the ground. ये एक बॉडी है, यहाँ पे मैंने ली है। This is body E. It is placed at position E. ठीक है, at a certain height above the surface of the ground. जो ये है, this is the ground. ये आपको जो दिखाई दे रहा है, this is the ground. तो इसको मैंने इस हाइट पे लिया है, इस बॉडी को। तो इस कितनी हाइट पे लिया है, h पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, now it is at rest there. This body is at rest, so it possesses potential energy. इसमें क्या, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, so it is at rest, it is not in motion, its kinetic energy is zero. So जो मैंने यहाँ पे लिखा है, so at a, at this point जहाँ पे मैंने बॉडी को रखा है, the kinetic energy of the body is zero because it is not moving, it is not in motion. kinetic energy किस बॉडी में होता है, जो मोशन में होता है। जिस तरह when car is flying on a road, it possesses kinetic energy. Just when a ball is rolling on a ground, it possesses kinetic energy. But when it is rest, when the ball is at rest on the ground, then it possesses potential energy.
तो चूंकि बॉडी जो बॉडी है ऑफ मास m जिसको मैंने किस पे रखा है, पॉइंट ए पे, इट इज एट रेस्ट, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mg, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाली है पहली। तो टोटल एनर्जी कितने, अब नाउ देयर आर, दिस इज अ सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम में देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जी, वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड अनदर इज काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी इस सिस्टम में है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम है दैट बिकम्स 0 प्लस mgh एंड दैट इज mgh, सो mgh इज द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, इस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, mgh। अब हम देखेंगे जहां भी बॉडी जाएगी इसकी जो टोटल एनर्जी है वो mgh ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो मैंने ऊपर बोला है इट मींस दैट द सम टोटल ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल काइंड्स, तो यहाँ पे दो ही काइंड्स है एनर्जीज की, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, तो उनका जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स सेम, ठीक है। So that is at E, total energy, E total means total energy is equal to mg h, and now let me denote this equation by equation 1. Now let the body be allowed to fall freely. अब हम इसको छोड़ते हैं, मैंने इसको हाथ से पकड़ के रखा था, अब मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगी, कौन इसको नीचे लाएगा, ग्रेविटी, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हो। अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में ये फर्क है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, बट ग्रेविटी एग्जिस्ट ओनली बिटवीन अ बॉडी एंड द अर्थ। ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ एक बॉडी डेफिनेटली होती है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड sun, there is a gravitational force between earth and moon, there is a gravitational force between earth and sun, but there is a gravity or gravitational force between a body on the surface of the earth and the earth, ठीक है, वो ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो उसमें अर्थ एक बॉडी डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेविटी आप सन और मून के बीच में नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में होगी उस वक्त भी उस बॉडी और अर्थ के बीच में जो फोर्स होगा उसी ग्रेविटेशन फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। नाउ लेट द बॉडी बी अलाउड टू फॉल फ्रीली, अब जब हम छोड़ देते हैं उसको, नाउ इट विल कम डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ठीक है। लेट u is equal to 0 is the initial velocity of the body at A because it was at rest, and v is the final velocity of the body at c while it hits the ground। और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे c पे, जहाँ पे ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है ये बॉडी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो c है, c के पास इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। देन यूजिंग द रिलेशन, हमारे पास एक फार्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। हम इसी को यूज करेंगे हियर, s इज इक्वल टू h, जो डिस्टेंस ये कवर करेगा ये कितना करेगा, फ्रॉम a टू c, a टू c कितनी डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमने लिखा है दैट इज h, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो h है, सो s इज इक्वल टू h। और एक्सेलरेशन कौन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है e इज इक्वल टू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अब हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब v जो है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, सो मैंने v स्क्वायर के बदले v स्क्वायर लिखा है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, तो इस u के बदले मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। और अब 2 के बदले मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, और a के बदले मैंने क्या लिखा है g, और s के बदले मैंने लिखा है h, ठीक है। सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब 0 स्क्वायर इज 0, तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब एट c, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितनी होगी वहां पे, 1 बाय, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2। अब इस फार्मूला ये है काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब m के बदले में यानी 1/2 के बदले मैंने 1/2 ही लिखा है, m के बदले m ही लिखा है। अब v स्क्वायर जो है इसका वैल्यू मैंने ऊपर निकाला है, v स्क्वायर मुझे किसके बराबर निकला है, आप खुद देख सकते हो ऊपर यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v स्क्वायर के बदले मैंने यहाँ पे लिखा है 2gh। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आई गेट mgh। सो एट पॉइंट c अगेन जो ये काइनेटिक एनर्जी निकले वो क्या निकले, mgh। नाउ एट c, और आप c पे जाओगे, देखिए यहाँ पे
मैं फिर वापस ले जाऊंगा आपको। यहाँ पे सी पे जो है वो हाइट 0 है। सी के पास क्या है हाइट 0 बिकॉज इट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, सो एट सी एच इज इक्वल टू 0, therefore काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम जी एच। अब एच के बदले क्या लिखना है, इस एच के बदले, इस एच के बदले मैंने 0 लिखा है। सो एम जी इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज 0। अब टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमें mgh के बराबर निकला है प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमें 0 के बराबर निकला है। सो द टोटल एनर्जी इज अगेन mgh। सो एट c total energy is equal to mgh। let me denote this equation by 2। so at 2 pointers इस सिस्टम में हमें 2 पॉइंट लिए a और c लिया मैंने। a पर भी मुझे टोटल एनर्जी निकला है mgh और c पर भी मुझे टोटल एनर्जी निकला है mgh। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पे हम देखते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज कंजर्व। अब आप बोलोगे बीच में क्या हो गया, आप बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए। लेट मी टेक अनदर पॉइंट दैट इज बी, इन बिटवीन सी एंड ए और सी के बीच में एक और पॉइंट मैं लूंगा। अगर आप फिर भी देखोगे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा दिस इज द पॉइंट बी जो मैंने लिया है। अब बी पे क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एच का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। एच यहाँ पे 0 नहीं है। लेट ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी मैंने रखे है एक्स। ठीक है, मान लीजिए अगर ए से सी से लेके ए तक यानी टोटल हाइट अगर मान लीजिए 10 थी, अब ए से बी तक अगर 7 है तो बी से सी तक कितना होगा 3 होगा। वो कैसे निकलेगा 10 माइनस 7। तो इसीलिए मैंने रखा है ए से बी तक मैंने एक्स रखा है यानी 7 रखा है, एक्स रखा है। अब बी से सी तक होगा एच माइनस एक्स। एच टोटल हाइट थी वो 10 थी, 10 में से मुझे 7 काटने हैं यानी एच में से मुझे एक्स काटना है। सो फ्रॉम बी टू सी इट विल बी एच माइनस एक्स। तो अब यहाँ से सी से लेके बी तक जो हाइट है वो एच माइनस एक्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नाउ एट एनी पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए से बी तक जो डिस्टेंस वो एक्स है, इसका मतलब होगा ए से सी तक जो डिस्टेंस है वो एच माइनस एक्स है। यूजिंग अगेन दिस रिलेशन वी स्क्वायर इज इक्वल जी जो भी हमने निकाला है ऊपर आप देखोगे वी स्क्वायर मुझे किसके बराबर निकला है 2gh। अब h कितना है, h इज x। कितना है h कितना है अब x है। ठीक है, we get kinetic energy of the body is equal to 1/2 mv square is equal to 1/2 m into m के बदले मैंने m ही लिखा है, अब v स्क्वायर के बदले मैंने 2gx लिखा है। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, I get mgx। so at point b the kinetic energy of the body is mgx। ठीक है, नाउ एट पॉइंट बी हाइट एच डैश मैंने उसका नाम रखा है। ठीक है, सी से लेके बी तक जो हाइट है उसका मैंने क्या रखा है नाम एच डैश। दैट विल बी इक्वल टू एच माइनस एक्स टोटल हाइट माइनस द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी दैट इज एक्स। सो एच माइनस एक्स विल बी द टोटल हाइट ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी। फोर्स एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगी एम जी एच डैश। दैट विल बी एम जी एच माइनस एक्स। एच डैश के बदले मैंने एच माइनस एक्स लिखा है। सो इट विल बी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एम जी x। So total energy of body at B, ठीक है, इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी मुझे mgx के बराबर निकला है और पोटेंशियल एनर्जी मुझे mgh माइनस mgx के बराबर निकला है। mgx और mgx कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सो ई टोटल विल बी इक्वल टू mgh। सो एट ऑल द पॉइंट्स जो टोटल एनर्जी हमें निकलती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो हमें mgh के बराबर निकलते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी सी दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, अंडर फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पोजीशंस। अगर आप एक और पॉइंट भी लोगे बिटवीन दिस ए एंड बी, डी पॉइंट लोगे वहां पर भी एनर्जी mgh निकलेगा। अगर सी और बी के बीच में भी आप कोई पॉइंट ई लोगे वहां पर भी हमें टोटल एनर्जी mgh ही निकलेगा। ठीक है, सो एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड सी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, दैट इज mgh। हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी वो mgh ही रहता है। इसीलिए हम कहते हैं the total energy of the system remains conserved, which is known as conservation of energy। ठीक है, अब at A the energy is total energy is uh, potential energy, and at C the total energy is kinetic energy, and at point B the energy is partially kinetic and partially
पोटेंशियल, आधा पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे, आधा काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, आई होप आपको ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया होगा। अब दूसरा टॉपिक है हमारा कोलिजन। ठीक है, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट, जो भी आप कहोगे, मैंने आपको बार बार बताया है, ये पार्टिकल्स बॉडीज ऑब्जेक्ट एक ही चीज है। ठीक है, पार्टिकल जो है वो छोटा होता है, जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा बड़ा होता है, जैसे टेनिस बॉल, फुटबॉल। ठीक है, और बॉडी जैसे ट्रक, ट्रेन, एट्स ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये सब बॉडीज है। लेकिन अगर आप इफ यू ऑब्जर्व दिस ट्रक फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस, ये भी आपको पार्टिकल ही दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मून से देखना है किसको, ट्रक को या एरोप्लेन को, तो वहां से भी ये पार्टिकल ही छोटा दिखाई देगा। इसलिए पार्टिकल हो या ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो, ये एक ही चीज है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बॉडीज के ब्रैकेट में डाला मैंने पार्टिकल। कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज सेड टू आकर when they actually strike against each other, अगर वो एक दूसरे के साथ एक्चुअली टकराएंगे। दूसरी बात ये होती है, अब टकराएंगे नहीं, एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, बट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ वन पार्टिकल और बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अदर। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। आप रास्ते में जा रहे हो, एक चोर रास्ते में जा रहा था। ठीक है, तो सामने उसको पुलिस वाले पे नजर पड़ी। अब वो पुलिस वाले के साथ टकराएगा नहीं, वो अपना पाथ चेंज करेगा, वो अपना रास्ता चेंज करेगा। इसको भी आप कोलिजन बोल सकते हो, क्योंकि उसका पाथ चेंज हो गया है। ठीक है, जब क्रिकेट बॉल, जब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कोलिजन किसको आप बोल सकते हो। कोलिजन जरूरी नहीं है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ टकराएगी, अगर पाथ चेंज हो गया। ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन फिर दूसरी गाड़ी ने अपना पाथ चेंज कर दिया, वो ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो उसको भी आप कोलिजन बोल सकते हो। तो इसलिए मैंने डिफिनेशन में लिखा है, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज सेड टू ऑकर इफ दे एक्चुअली स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, और इफ द पाथ ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अदर। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट बैट हिटिंग ए बॉल, यहाँ पे दो बॉडीज है, बॉल और बैट, दे आर एक्चुअली स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर, इसलिए ये भी कोलिजन है। वहां पे बॉल बैट के साथ टकराता है। दूसरी बात, टू कैरम क्वींस, आप कैरम बोर्ड में कैरम आप खेलते होंगे, ठीक है, स्कूल में या घर में, तो वहां पे जो कैरम क्वींस होते हैं, जब आप एक से स्ट्राइकर से मारते हो, तो फिर वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, दैट्स आल्सो कोलिजन होती है, एक्चुअली स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, वहां पे एक्चुअली वो स्ट्राइक करते हैं। ये दूसरी एग्जांपल थी। अब तीसरी एग्जांपल है, ए कार रनिंग इनटू ए ट्रक, एक कार सीधे ट्रक के साथ ट्रक में घुस गई, ट्रक के साथ वो एक्चुअली स्ट्राइक कर गई, उसको भी आप कोलिजन बोल सकते हो। रोड पे एक तरफ से गाड़ी आ रही थी, ठीक है, ट्रक आ रही थी, दूसरी तरफ से कार आ रही थी, तो वो एक दूसरे के साथ टकरा गए। या ट्रक रोड पे खड़ी थी, पीछे से उसको कार आ गई, तो उसके साथ टकरा गई, उसको भी आप कोलिजन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कोलाइडेड ईच अदर। तो ये जो पहले तीन एग्जांपल्स है, ये वो एग्जांपल्स है जहाँ पे एक्चुअली बॉडी स्ट्राइक एक दूसरे के साथ करते हैं। अब मैंने लिखा एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। मैं आपको समझाऊंगा ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अगर आपके पास हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और दो न्यूट्रॉन भी शायद होते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की कोई चार्ज ही नहीं, छोड़ दीजिए। अब उसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितनी चार्ज प्रोटॉन की है उतनी चार्ज इलेक्ट्रॉन की भी है, लेकिन अपोजिट है, ठीक है। इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हम बोलते हैं हीलियम एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसकी कोई चार्ज ही नहीं है, एटम की तो कोई चार्ज नहीं है। अंदर उसमें चार्ज है, लेकिन जो नेट चार्ज है वो जीरो है, क्योंकि जितनी चार्ज, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतनी प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज और प्रोटॉन की चार्ज बराबर होती है, अपोजिट होती है। अगर उसकी पॉजिटिव है, ठीक है, उसकी नेगेटिव है, तो वो कैंसिल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। इसलिए बोलते हैं हीलियम पार्टिकल को, जो हीलियम एटम है उसका जो चार्ज, नेट चार्ज है वो जीरो है। अब आपने वो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो वहां पे क्या रह गया, वहां पे रह गया हीलियम अयान, ठीक है, उसमें सिर्फ दो प्रोटॉन ही रह गए, नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज रह गई, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन दो जो उसके थे वो बाहर निकाल दिए। अब जो वहां पे रह गया वो रह गया हीलियम अयान, तो हीलियम अयान को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ये याद रखना। हीलियम हीलियम आयन को हम क्या, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसी तरह जो बीटा है, बीटा पार्टिकल भी आप पढ़ोगे, गामा पार्टिकल भी पढ़ोगे। मैं बीटा पार्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। बीटा पार्टिकल जो क्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। बीटा पार्टिकल जो है, अगर आप कभी सुनोगे
ये बीटा पार्टिकल वो कुछ नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसको नाम बीटा पार्टिकल क्यों रखा गया है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से निकलता है। वरना हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है, इर्द गिर्द घूमते हैं न्यूक्लियस के। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्रोसेस से, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, किसी प्रोसेस से न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया है बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो जब आप ये हीलियम, ठीक है, जब आप हीलियम, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल, अभी अल्फा पार्टिकल क्या है? ये हीलियम एटम है जिससे दो इलेक्ट्रॉन, यानी ये हीलियम आयन है जिससे आपने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। तो जब उसी से हम क्या करते हैं, उससे हम गोल्ड का जो एटम होता है उसको बम्बार्डमेंट करते हैं, लेकिन जब वो उधर उसके न्यूक्लियस के पास पहुंचता है तो वो उसको डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसकी चार्ज पॉजिटिव है, और जो हीलियम, जो ये अल्फा पार्टिकल, उसकी चार्ज पॉजिटिव, दो चार्ज, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो वो जब उसके नजदीक पहुंचे तो वो साइड में चला जाता है, क्योंकि वो उसको रिपेल करता है। तो दैट इज आल्सो नोन एज कोलिजन, दो दे एक्चुअली डू नॉट स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर। मतलब अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के साथ टकराता है, न गोल्ड न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल के साथ टकराता है, बल्कि जो गोल्ड न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करता है। तो इट इज आल्सो नोन एज ए कोलिजन। अब टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन की कितनी किस्में हैं? कोलिजन की दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरी को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब मैं पहले आपको बताऊंगा इलास्टिक कोलिजन क्या है। अब आपने देखा है जो दो बॉडीज होंगे, कार और ट्रक है, ठीक है। कार में कौन सी एनर्जी होगी? आप मुझे बताइए, कौन सी एनर्जी होगी? कार इज मूविंग ऑन द रोड, इसमें कौन सी एनर्जी होगी? इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इट इज मूविंग ऑन द रोड। इसी तरह ट्रक जो है वो रोड पे चल रही है दूसरी तरफ से, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से उस जो कार रोड पे चलते हैं उसमें लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, और जो ट्रक चल रहे रोड पे उसमें भी लीनियर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे आपको इसी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की वजह से पता चलेगा कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड द अदर इज इन इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? A collision is said to be elastic collision if there is no loss of kinetic energy, अगर kinetic energy loss नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रक आ रही है उसमें kinetic energy है क्योंकि दैट इज इन मोशन, कार आ रही है दूसरी तरफ से उसमें भी kinetic energy इज आल्सो इन मोशन। मान लीजिए ट्रक की जो kinetic energy है वो 100 जूल है, कार की जो kinetic energy है वो 50 जूल है, तो टोटल kinetic energy कितने हैं? 150, 100 प्लस 50 हो गए 150। अब वो एक दूसरे के साथ टकरा गए, उसके बाद पता नहीं कार किस साइड में चली गई, ट्रक किस साइड में चली गई। अब हमने उनकी फिर काइनेटिक एनर्जी देखी, ठीक है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर 150 होगी तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई है। पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो 150 थी, कार की 50 और ट्रक की 100, तो ठीक है। अब अगर कार की होगी ज्यादा स्पीड, वो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 80 बन गई होगी, तो अब उसका जो ट्रक है वो 70 ही होगा, ठीक है। जो 30 कार को ज्यादा हो गए वो 30 उसको कम हो जाएगी, तो उस वक्त हम बोलते हैं 80 प्लस 7 दैट इज आल्सो 150, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई। अभी ये याद रखना। अगर ऐसा नहीं हुआ, पहले जो 150 थी उसके बाद जब कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद अब दोनों की टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 130 है, ठीक है, या 180 होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, उस वक्त बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इसी तरह मोमेंटम था, जो चीज भी मोशन में होता है, और मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला है 1/2 mv²। आप खुद निकाल सकते हो, आपको सिर्फ देखनी है गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, मास तो आपको गाड़ी का पता ही होगा, उसको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो 2 से, तो उसको आपको निकलेगा काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम की जो फार्मूला है वो m इंटू वी है। अब मास भी पता, आपको वेलोसिटी भी पता, आप खुद निकाल सकते हो मोमेंटम कितना है गाड़ी का। अब अगर मोमेंटम था पहले कोलिजन से पहले ट्रक का मोमेंटम था 60, कार का मोमेंटम था 40, तो टोटल मोमेंटम जो है वो 100 था। अब वो टकरा गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। टकराने के बाद हम फिर से देखते हैं उनका टोटल मोमेंटम कितना है। अगर वो 100 ही था तो हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। अगर वो 100 से ज्यादा हो गया था या 100 से कम हो गया तो हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। तो अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? A collision is said to be elastic collision if there is no loss of kinetic energy। यानी पहले kinetic energy 150 थी, टोटल kinetic energy 150 थी, collision के बाद भी वो क्या रह गए? 150 रह गए।
So in elastic collision, both linear momentum and kinetic energy are conserved. दोनों कंजर्व होनी चाहिए, यानी कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी 150 था, कोलिजन के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी 150 रह गया, तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। कोलिजन से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम 100 था, कोलिजन के बाद भी टोटल लीनियर मोमेंटम 100 ही रह गया, तो हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। ऐसे कोलिजन को जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी, जिसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा, उस कोलिजन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक कोलिजन। जो एटम के अंदर जो कोलिजन होता है बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, और और समझ में एटॉमिक क्या हो गया? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक। एटॉमिक हो तो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, वो एक की चार्ज पॉजिटिव एक की नेगेटिव है, उनके बीच में जो कोलिजन होगा दैट इज एटॉमिक कोलिजन। सब एटॉमिक हो गए जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कोलिजन होगा, दैट इज सब एटॉमिक कोलिजन। तो वो कोलिजन हमेशा इलास्टिक कोलिजन होते हैं, वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और लीनियर मूवमेंट भी कंजर्व होता है। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक कोलिजन if there is some loss of kinetic energy, अगर kinetic energy कुछ लॉस हो जाएगी, ठीक है, मतलब अभी हमारी काइनेटिक एनर्जी 150 थी, अब 150 नहीं होगी, 130 होगी या 120 होगी, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम तो कंजर्व है, मोमेंटम कोलिजन से पहले 100 था, कोलिजन के बाद भी वो 100 ही होगा, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन से पहले 150 था, अब 130 है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अब उसमें क्या था? जो फोर्सेस होते हैं किसमें? इलास्टिक कोलिजन में, जो मैंने आपको शायद नहीं बताया, द फोर्सेस इन्वॉल्वड इन इलास्टिक कोलिजन आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, they are conservative in nature, and the forces involved in elastic collision are non conservative in nature। अब ये कंजर्वेटिव क्या फोर्स क्या होता है? अगर वर्क डन, ठीक है, if the work done by the force is independent of the path chosen, then the forces are called conservative forces, and if the work done by the forces depends upon the path chosen, then the forces are called non conservative forces। अब जो ग्रेविटेशन फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोसिटी फोर्स भी आप उसको बोलते हो, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ये अलग टाइप है, मैंने भी डिफिनेशन रखो, इसमें वर्क डन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन किसको बोलोगे? ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन आ गया, आप बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्यों नहीं बोला? जो इलास्टिक कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही है, उसका नाम ही है, लेकिन परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन यहाँ पे इसको थोड़ा अलग डेफिनेशन है। आप इलास्टिक कोलिजन बोलो या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलो, वो एक ही नाम है। अब आप इनएलास्टिक कोलिजन बोलो या परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन, ये दो अलग अलग नाम है, ठीक है। इफ इन अ कोलिजन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टक टू ईच अदर, मतलब यहाँ से कार आ गई, वहां से ट्रक आ गई, वो एक दूसरे के साथ चिपक गए, इसको बोलते हैं, फिर ट्रक ने कार को भी अपने साथ ले लिया, मतलब आप कार चलाते हो, वहां से कीड़ा आ गया, वो जो आपका शील्ड होता है गाड़ी का आगे वाला शीशा जो होता है उसके साथ चिपक गया, तो जो कोलिजन हो गया कीड़े और कार के बीच में, फिर कार ने उस कीड़े को भी अपने साथ ले लिया, तो दैट इज परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। अगर टकराएगा फिर अलग अलग हो जाएंगे, दैट इज इनएलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर टकराएंगे फिर एक की बॉडी बन जाएगी, दोनों का एक ही बॉडी बन जाएगा, कार आ गई ट्रक में घुस गई, ट्रक के साथ चिपक गई, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। सो इन अ कोलिजन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टक टू ईच अदर, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अब ये जो कोलिजन वी कम अक्रॉस आर जनरली इन इनएलास्टिक इन नेचर, वो इनएलास्टिक कोलिजन होते हैं, मतलब जो ट्रक और कार के बीच में है वो इनएलास्टिक कोलिजन होता है, या कभी कभार वो भी क्या बन जाता है? परफेक्टली इनएलास्टिक बन जाता है। कभी कार गाड़ी के साथ टकरा जाती है तो फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है, ट्रक दूसरी तरफ चली जाती है, वो हो गया इनएलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर वो एक ही दूसरे के साथ चिपक गए और ट्रक ने कार को भी अपने साथ ले लिया, दैट इज परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन।
बस चिपकने का फर्क है इनएलास्टिक कोलिजन में और परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन? It is defined as a ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा, आपने अगर यहाँ से ट्रक आ रही है, इस ट्रक की स्पीड 50 थी, ठीक है, यहाँ से कार आ रही थी, कार की स्पीड 100 थी। अब कोई बंदा बैठा है नीचे रोड पे, उसको बोलते हैं हम, बता ट्रक की स्पीड कितनी थी, वो बोलता है 50। अच्छा, कार की स्पीड कितनी थी, 100। लेकिन जो बंदा कार में होता है या ट्रक में होता है, जब ये ओवरटेक करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो उस वक्त उस बंदे से अगर आप पूछोगे जो कार में है या ट्रक में, उससे पूछोगे, अच्छा मुझे बता, मान लीजिए बंदा बैठा था ट्रक में, आपने उसे बोला, वो आपसे पूछता है कि कार की स्पीड कितनी थी, वो नहीं बोलेगा 100, वो बोलेगा 150। इसी तरह कार में भी होगा, उससे आप बोलेंगे, वो बोले, उससे बोलेंगे ट्रक की स्पीड कितनी थी, वो नहीं बोलेगा 50, वो बोलेगा 150। so that is relative velocity। car the velocity of truck is 50 but the relative velocity of truck is 150, क्योंकि उसके साथ ये velocity ऐड हो जाएगी। इसी तरह the velocity of car is 100 but the relative velocity of car is 150, क्योंकि उसके साथ ट्रक की velocity ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे तब ये माइनस हो जाता है। अगर ये एक ही डायरेक्शन में होती, ठीक है, कार भी उसी डायरेक्शन में होती, या मतलब यहाँ से ट्रक आ रही थी, उसके पीछे से कार आ गई, अब कार उसको ओवरटेक करेगी क्योंकि कार की स्पीड कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे अगर आप पूछोगे किसी पैसेंजर से जो रोड पर बैठा था, वो बोलेगा कार की स्पीड 100 है, ट्रक की स्पीड 50 है। लेकिन अगर आप कार में पूछोगे किसी बंदे से, उससे बोलोगे अच्छा आपने हमने ओवरटेक किया ट्रक को, तो ट्रक की स्पीड कितनी थी, वो बोलेगा 50। लेकिन अगर कार ट्रक में पूछोगे, क्योंकि उसको अब 50 जो है वो 100 से माइनस करना है। लेकिन अगर ट्रक में भी पूछोगे, ट्रक वाले से पूछोगे कि कार की स्पीड कितनी थी, वो बोलेगा 100 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 100 में से उसकी 50 काटने, तो वो, ठीक है, ये बोलेगा -50, सॉरी। अगर ट्रक वाले से पूछोगे उसके 50 में से ये 100 काटने, तो -50 आएगा। इसी तरह से अगर कार वाले से पूछोगे कि ट्रक की स्पीड कितनी थी, तो कार वाले की स्पीड से ट्रक की स्पीड काटनी है, यानी 100 से 50 काटना है, तो वो -50 आएगा। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार जो है, दैट इज -50 एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो है वो -50 है। ठीक है, so this is the, अब जो coefficient of restitution है, it is denoted by E। E is equal to relative velocity of separation। ठीक है, तो relative velocity of separation by relative velocity of approach। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये देखिए, 100 और 50 जब ये अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, 150 थी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, 150 है। जब अब ये टकरा गई एक दूसरे के साथ, अब ये जो ट्रक है वो पीछे की तरफ जाएगी, जो कार है वो भी पीछे की तरफ जाएगी, फिर उनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दूसरी बार। ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो मैंने बताया 150, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो आप खुद निकाल सकते हो कितनी होगी, उसको फिर करना है डिवाइड किससे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद v2 इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मान लीजिए ट्रक, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ मान लीजिए कार। ठीक है, u1 इज द वेलोसिटी ऑफ ये आप लिखना, ये 2 जो है ये यहाँ पे इस तरह आप लिखना, मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा, उसके साथ आप नीचे लिखना 2 v के साथ, और ये 1 भी यहाँ पे लिखना नीचे v के साथ। ठीक है, और यहाँ पे भी u के साथ ये 1 लिखना नीचे, और यहाँ पे 2 भी लिखना नीचे। ठीक है, ये 1 काटना, ठीक है, और खुद करना आप ये। सो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देयरफॉर v2 माइनस v1 जो है ऊपर, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे, तो जाहिर सी बात है, मतलब न्यूमरेटर भी 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 है, तो e कितना निकलेगा, 5/5, दैट विल बी 1। सो e विल बी इक्वल टू 1।
कब? जब ये जो न्यूमरेटर है v2 माइनस v1 और जो डिनोमिनेटर है u1 माइनस u2, ठीक है, जब ये बराबर होंगे, यानी ऊपर वाला भी 5 होगा, नीचे वाला भी 5 होगा, तो जो e है वो दैट विल बी 1। सो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देयरफॉर e इज इक्वल टू 1। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये देखा गया है, इट हैज बीन सीन, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन उसमें क्या होता है, v2 माइनस v1 दैट इज 0, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि वो 0 होते हैं, क्योंकि अब जो कार है वो चिपक गई किसके साथ, ट्रक के साथ, ठीक है, ठीक है, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, चिपकने की कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, देयरफॉर e विल बी 0। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, इन द सेकंड केस e विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर ऑल अदर कोलिजन्स, जो बाकी कोलिजन होंगे, e लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन होता है वो 0 और 1 के बराबर होता है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन e इज 1, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन e इज 0, एंड फॉर अदर कोलिजन्स, जो भी अब कोलिजन्स होंगे उसके लिए ये बिटवीन 0 एंड 1 होगा। So tomorrow we will discuss elastic collision in one dimension. Thank you for watching. मेहरबानी करके ये नोट्स अपने नोटबुक पे लिखना।